इस कहानी में हमारा हीरो ओनोडा एक टिपिकल ओटाकू है। आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है। ओनोडा अपनी फेवरेट 2D म्यूजिक सुनते हुए एक जबरदस्त हाई स्कूल लाइफ के सपने देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसके गाने थोड़े एम्बेरसिंग होते हैं, वो स्कूल के साइड एंट्रेंस से अंदर आने का फैसला करता है ताकि उसे कोई न सुने। ये एक अपहिल यानी ऊपरी चढ़ाई होती है जहाँ से कम लोग गुजरते हैं। तभी एक कार आती है और ओनोडा को नॉक कर देती है। खुशकिस्मती से 2D दुनिया में रहने का एक फायदा है, ऐसे गिरने से कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होता। ड्राइवर हेल्प ऑफर करते हुए सॉरी बोलता है और अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। बाद में जब ड्राइवर अपने कार में वापस जाता है तो उसके पीछे एक लड़का जिसका नाम इमाइजुमी होता है, वो पूछता है क्या हुआ। जब इमाइजुमी को पता चलता है कि कोई खड़ी दलान पर साइकिल चला रहा था तो वो बिलीव नहीं कर पाता। वो विचार करता है कि उस लड़के ने अपनी साइकिल पुश करी होगी, क्योंकि रास्ता 20% से भी ज्यादा खड़ा है और एक लेडीज बाइसाइकिल से चढ़ना मुश्किल है। स्कूल पहुंचने के बाद ओनोडा को पता चलता है कि उसका प्यारा एनिमे क्लब मेंबर्स की कमी की वजह से बंद हो गया है। उसके हाई स्कूल लाइफ के सपने टूट जाते हैं, लेकिन ओनोडा ऑप्टिमिस्टिक रहता है और सोचता है कि ये तो बस पहला ही दिन है। उसने डिसाइड किया कि स्कूल के बाद आखिबारा जाएगा। एक सुंदर सी लड़की केंजाकी उससे मिलती है और बताती है कि आखिबारा के लिए बस जल्दी निकलने वाली है, लेकिन ओनोडा टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसके पास अपनी साइकिल है। इमाइजुमी जो पहले मेंशन हुआ था, स्कूल के साइकिलिंग क्लब को ज्वाइन करता है। उसने ये स्कूल साइकिलिंग रेसेस के लिए चूज किया था क्योंकि शोहोकू हाई स्कूल साइकिलिंग के लिए काफी फेमस है। स्कूल के आसपास की रोड्स प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। जैसे ही इमाइजुमी स्कूल के बैक गेट ट्रैक को ट्राई करने जा रहा होता है, ओनोडा भी आखिबारा के लिए वही रास्ता ले रहा होता है। इमाइजुमी फ्रेंडली वार्निंग देते हुए कहता है ये रास्ता तुम्हारी बाइसाइकिल के लिए डेंजरस है। फिर इमाइजुमी रश कर देता है और सरप्राइजिंगली ओनोडा भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन डाउन हिल स्लोप की वजह से ओनोडा कंट्रोल लूज कर देता है। इमाइजुमी को सुबह का इंसिडेंट याद आता है जब ड्राइवर ने बताया था कि कोई अपहिल साइकिल चला रहा है। वो सोचता है क्या ओनोडा वही बंदा है, लेकिन ओनोडा का क्लूलेस एक्सप्रेशन को देखकर वो इस आइडिया को डिसमिस कर देता है। इमाइजुमी अपहिल ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन उसे एक सरप्राइज मिलता है। वो देखता है कि कोई और भी उस हिल को चढ़ रहा है और वो भी गाना गाते हुए प्रिंसेस प्रिंसेस माई फेवरेट प्रिंसेस ओनोडा गाता है जब वो चढ़ रहा होता है। इमाइजुमी देखकर दंग रह जाता है। उसके जूनियर हाई के टाइम वो एक साइकिलिस्ट मिडो सूजी से हार गया था जो हिल क्लाइंबिंग फेस में एक्सपर्ट होता है। इमाइजुमी ने हाई स्कूल में ये टारगेट सेट कर लिया था कि वो हर रेस जीतेगा, स्पेशली मिडो सूजी के खिलाफ। खैर अगले दिन ओनोडा स्कूल में पोस्टर्स लगाने जा रहा होता है अपने मांगा क्लब को रिवाइव करने के लिए। तभी उसकी मुलाकात कल वाली सुंदर लड़की केंजाकी से होती है। केंजाकी उसका नाम तुरंत पहचान लेती है, जो ओनोडा को शॉक कर देता है। वो पूछती है तुमने आखिबारा का राउट साइकिल पे किया था। आखिबारा तक का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और एक तरफ का सफर करने में 4 घंटे लगते हैं। केंजाकी ने रोड रेसिंग क्लब ज्वाइन किया हुआ है और वो क्लब मैनेजर है। आगे हमें पता चलता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि केंजाकी का भाई शोहोकू हाई स्कूल के टीम का एक्स कैप्टन था और करंट मेंबर्स उसके जूनियर्स हैं। आगे शोहोकू हाई स्कूल के टीम के करंट मेंबर्स दिखाए जाते हैं। किंजो जो कि कैप्टन है और ऑलराउंडर है और स्नेक ऑफ स्टोन पाथ के नाम से जाना जाता है और ये कभी भी गिव अप नहीं करता। माकिमा जिसके हरे बाल है, ये यूनिक राइडिंग स्टाइल के लिए फेमस है और इसको लोग पीक स्पाइडर के नाम से जानते हैं। टोडोक्रो स्प्रिंटर है, सीधे रास्ते में अच्छा है और इसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा डोमिनेंट है और इसे रैंपिंग मसल मैन के नाम से जाना जाता है। ओनोडा अभी भी मांगा क्लब को रिवाइव करने का सोच रहा था, लेकिन इमाइजुमी सडनली ओनोडा को अप्रोच करता है एक बाइसाइकिल रेस के लिए। ओनोडा का गाना गाते हुए हिल क्लाइंबिंग करना इमाइजुमी को इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली क्योंकि ओनोडा की लेडीज बाइसाइकिल है जो कि 12 किलो हैवी होती है एक रोड बाइक से। फिर भी वो बिना किसी परेशानी के क्लाइम कर पा रहा था। इमाइजुमी जो जानता है कि वो स्ट्रांग है, देखना चाहता है कि ओनोडा कैसे क्लाइम करता है। ओनोडा स्पोर्ट्स क्लब मेंबर की माइंडसेट को समझ नहीं पाता और एक्सक्यूज ढूंढता है जिससे वो इमाइजुमी के चैलेंज को मना कर सके, लेकिन इमाइजुमी कहता है कि अगर मैं हार गया तो मैं मांगा क्लब ज्वाइन करूंगा और इस कारण ओनोडा को रेस एक्सेप्ट करना पड़ता है। रेस सेट होती है 4 दिन बाद सुबह। इमाइजुमी और केंजाकी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जब केंजाकी को पता चलता है कि ओनोडा इमाइजुमी से रेस करने वाला है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। रेस का दिन आता है। रेस का कोर्स सिंपल होता है, 3 किलोमीटर की साइड वॉक और फिर 2 किलोमीटर की ऊपरी चढ़ाई। इमाइजुमी ओनोडा को 15 मिनट का हेड स्टार्ट देता है एज ए प्रोफेशनल काउटसी। रेस में बहुत सारी फीमेल स्पेक्टेटर्स भी आती हैं। सब हैंडसम इमाइजुमी के लिए चीयर कर रही होती हैं, जो ओनोडा को डरा देता है, लेकिन केंजाकी ओनोडा को अच्छे से समझती है और कहती है कि अगर तुम हैंडसम इमाइजुमी को बीट करते हो तो तुम भी हैंडसम बन सकते हो, चाहे तुम बिलीव करो
या नहीं। ओनोडा बिलीव करता है और उसका फाइटिंग स्पिरिट जाग जाता है। रेस स्टार्ट होती है। ओनोडा बिल्कुल फोकस्ड होता है क्योंकि उसे एनिमे क्लब को रिवाइव करना होता है और अपने हाई स्कूल लाइफ एंजॉय भी करनी है। वो लास्ट ईयर की फिगर रिलीज याद करता है और साइकिलिंग भी उतनी ही तेजी से करता है। स्पीडोमीटर देखते ही उसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर हो चुकी होती है, जो कि बगल में चल रही इलेक्ट्रिक बाइक के साथ मैच करने लगती है और इसकी स्पीड और तेज होती जाती है। वो 10 मिनट में बैक डोर चढ़ाई पर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो भी हैरान रह जाता है। वहीं इमाइजुमी ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होता। इमाइजुमी की फीमेल फैंस भी पैनिक करने लगती हैं, लेकिन इमाइजुमी कॉन्फिडेंट रहता है। मैं लोगों को दिखाऊंगा प्रोफेशनल लेवल क्या होता है। उसकी स्पीड क्विकली 35 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक जो ओनोडा के साथ था इंस्टेंटली ओवरटेक हो जाता है। स्पीड ग्रेजुअली 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और इमाइजुमी कार्स ओवरटेक करने लगता है। मीनवाइल ओनोडा स्लोली हिल क्लाइंब कर रहा होता है। खड़ी चढ़ाई और सीधी सपाट चढ़ाई का कंपैरिजन अलग होता है। ओनोडा को बहुत मुश्किल हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि कैसे आगे बढ़े। तभी पीछे से चेन फ्रिक्शन की आवाज आती है, जो कि इमाइजुमी की साइकिल की होती है। इमाइजुमी ओनोडा को लेस देन 10 मिनट्स में कैचअप कर लेता है। आगे केंजाकी भी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि ओनोडा ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है। इमाइजुमी ओनोडा को इंस्टेंटली ओवरटेक कर देता है। तभी ट्विस्ट आता है। केंजाकी बिना कुछ बोले ओनोडा की सीट हाइट एडजस्ट कर देती है। उसे पता चलता है कि ओनोडा की सीट बहुत नीचे थी, जो उसे पूरी ताकत से साइकिल चलाने से रोक रही थी, जिसकी वजह से साइकिलिंग करना मुश्किल हो रहा था। केंजाकी के इनकरेजमेंट से ओनोडा दोबारा रोड हिट करता है। सीट एडजस्ट होने के बाद स्पीड पहले से काफी बढ़ जाती है। ओनोडा अब स्पीड में पहले से ज्यादा आसानी से क्लाइंबिंग कर रहा होता है और इमाइजुमी को कैचअप भी कर लेता है। इमाइजुमी बारीकी से रियलाइज करता है कि ओनोडा की क्लाइंबिंग मेथड हाई कैडेंस है, जो कि एक फॉर्मर टूर दे फ्रांस चैंपियन भी ये टेक्निक यूज करता था। इस पॉइंट पर ओनोडा ऑलरेडी इमाइजुमी को कैचअप कर चुका होता है। इवन दो इमाइजुमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, इमाइजुमी इजीली लीड ले लेता है क्योंकि एक लेडी बाइसाइकिल की लिमिट इतनी ही होती है। इमाइजुमी गियर्स चेंज करता है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सोचता है कि ओनोडा अब उससे काफी पीछे हो जाएगा, लेकिन ओनोडा फिर से पेस बना लेता है। इमाइजुमी रियलाइज करता है कि ओनोडा ऑर्डिनरी नहीं है और उसकी लेडीज बाइसाइकिल मॉडिफाइड है। उसकी साइकिल का गियर बड़े से छोटा किया गया है, जो शायद उसके पेरेंट्स ने मॉडिफाई किया था ताकि उनका बच्चा ज्यादा फास्ट साइकिल ना करे। लेकिन इससे ओनोडा हायर कैडेंस अचीव कर पाता है और क्लाइंबिंग ईजियर हो जाती है। ओनोडा ग्रेजुअली इमाइजुमी की स्पीड मैचअप कर लेता है। इमाइजुमी अपनी ट्रू पावर दिखाता है और सेल्फ स्ट्रीमिंग शुरू करता है। ये एक प्रोफेशनल टेक्निक होती है, इसीलिए ओनोडा पीछे रह जाता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लिमिट पर आ जाती है। इमाइजुमी ओनोडा की विल पावर देखकर उसकी इज्जत करता है, लेकिन हमें दोनों के बीच ट्रेनिंग गैप शो होने लगता है। ओनोडा फिजिकल और एंड्योरेंस में पीछे रह जाता है। इमाइजुमी लगातार गैप को इंक्रीज करते हुए एक अनइवन मैनहोल कवर पे लड़खड़ा जाता है, पर वो लकीली एक पैर से स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओनोडा जो पहले पीछे छूट गया था क्विकली कैचअप कर लेता है। रेस में सस्पेंस वापस आ जाता है। ओनोडा को महसूस होता है। इमाइजुमी कहता है, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। इतना सब होने के बाद भी ओनोडा हेल्पलेस फील करता है। वो तो सिर्फ एक ओटाकू था जो मांगा रिसर्च क्लब रिबिल्ड करना चाहता था। उसका कोई फॉल्ट नहीं है। ओनोडा के पास फ्रेंड्स भी नहीं थे, इसीलिए वो मांगा क्लब ज्वाइन करके सेम हॉबीज वाले फ्रेंड्स ढूंढ रहा था। लेकिन एंड में इमाइजुमी की ताकत डोमिनेट करती है और वो रेस जीत जाता है। ओनोडा लाइन पे वापस आते हुए ग्राउंड पर ही गिर जाता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। बाद में केंजाकी से ओनोडा को पता चलता है कि उसकी बाइक मॉडिफाइड थी। आज वो रेस हार गया, लेकिन उसने इमाइजुमी को अपनी पूरी ताकत यूज करने पर मजबूर कर दिया था, जो कि इम्प्रेसिव है। उसका परफॉर्मेंस देख के साइकिलिंग रेस क्लब के सीनियर भी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि ओनोडा एक नौ से किया है। उसके बाद भी उसकी क्लाइंबिंग स्टाइल काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग थी। अगले दिन ओनोडा प्लान करता है कि इमाइजुमी से लिया गया स्पीडोमीटर वो उसे वापस करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इमाइजुमी उससे स्पीडोमीटर रखने देता है और उसे रोड रेसिंग क्लब ज्वाइन करने को इन्वाइट भी करता है। इमाइजुमी फील करता है कि ओनोडा के पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत चीजें हैं। ओनोडा खुश था, लेकिन उसे फील होता है कि वो स्पोर्ट्स क्लब के लिए सूटेड नहीं है। इमाइजुमी उस पर प्रेशर नहीं डालता, बल्कि उसे एडवाइस करता है कि सिंपली अपना पाथ फॉलो करे। आफ्टर ऑल साइकिलिंग में फिजिकल एंड्योरेंस का काम है, किसी को भी ऐसे फोर्स करने से काम नहीं चलेगा। इमाइजुमी ओनोडा के मांगा क्लब को प्रमोट करने का फैसला भी करता है। इमाइजुमी ऊपर से खड़ूस है, लेकिन वो एक्चुअली में दयालु लड़का है। केंजाकी के सीट एडजस्ट करने के बाद ओनोडा को साइकिल बहुत इजी लगने लगती है और उसका ट्रेवल टाइम आखिरी 12 तक रिड्यूस भी हो जाता है। इससे ओनोडा को खुश होना चाहिए था, लेकिन ओनोडा को खालीपन फील होता है। वो इमाइजुमी के साथ रेस मिस करता है, जिसकी वजह
वजह से वो सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से प्रिंसेस सॉन्ग गाने लगता है जैसे वो आखिरी बार जा रहा हो। सडनली एक लाल बालों वाला लड़का नारुको ओनोडा को अप्रोच करता है और जब वो ओनोडा की ओल्ड लेडी साइकिल को देखता है तो वो उसका मजाक बनाता है, लेकिन बाइक पे मार्क्स देखकर वो एक्नॉलेज करता है कि ये साइकिल काफी टाइम से ओनोडा की अच्छी साथी रही है। नारुको क्विकली ओनोडा से फ्रेंडली हो जाता है और कहता है कि वो भी आकिबारा से ही है और 1000 येन फिगर्स खरीदने के लिए ओनोडा से उधार भी ले लेता है। नारुको भी बाइसाइकिल को बहुत प्यार करता है और उसके पास 4 साइकिल्स हैं। वो रिस्पेक्ट करता है कि पुरानी होने के बाद भी ओनोडा अपनी साइकिल को कितना प्यार करता है। इससे एक पर्सन और साइकिल के बीच का बॉन्ड समझ आता है। नारुको जाते वक्त एक लोकल गैंगस्टर के साथ भी बातचीत करता है जिससे वो घुल मिल जाता है, लेकिन जब एक गैंगस्टर ओनोडा की बाइक पर जली सिगरेट फेंकता है तो नारुको इमीडिएटली चेंज हो जाता है और गैंगस्टर को झाड़ने लगता है। वो किसी को भी साइकिल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दे सकता। गैंगस्टर देखता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं तो वो सिचुएशन को और ज्यादा खींचता नहीं है और ड्राइव करके निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद नारुको को हैंग आउट करने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दोनों को चीवा जाना होता है, इसीलिए वो साथ में साइकिल कर रहे होते हैं। वापस आते वक्त वो फिर से गैंगस्टर के स्पोर्ट्स कार को देखते हैं। सरप्राइजिंगली नारुको अपनी बाइसाइकिल से उस कार को कैचअप करने का मन बना लेता है और उसने पहले से ही वो जली हुई सिगरेट को पकड़ रखा था ताकि वो उसको वापस फेंक सके। बाद में ओनोडा उसकी स्पीड देखकर नारुको को फॉलो करता है। नारुको उसे हेलमेट देता है क्योंकि साइड वॉक पे वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग रोड पे राइड करते हैं और स्पीड तेज करते हैं। नारुको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जल्दी रियलाइज करता है कि ओनोडा की लेडीज बाइसाइकिल और फास्ट नहीं जा सकती और ना ही इस पेस पे कैचअप हो सकती है। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब नारुको नोटिस करता है कि ओनोडा की बाइक मॉडिफाइड है। पता चलता है कि केंजाकी ने उसकी फ्रंट डिरेलर ऐड किया था जिससे ओनोडा सेकंड गियर में स्विच कर सकता है। नारुको के गाइडेंस से ओनोडा इमीडिएटली आउटर गियर शिफ्ट करता है। पेडल थोड़ा हैवी हो जाता है लेकिन बाइक की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ओनोडा ने कभी इतनी एफर्टलेसली साइकिल नहीं की थी। तभी आगे एक रेड लाइट आता है और वो स्पोर्ट्स कार ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी होती है। वो कैचअप होने वाले होते हैं, लेकिन ब्रिज के पास आते ही बिल्डिंग की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और तेज हवाएं एक दीवार की तरह आने लगती हैं। साइकिलिंग पे हवाओं का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और उसे अकेले टैकल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हवाओं को ब्रेक करने के लिए एक दूसरे पर रिलाई होना पड़ता है। खुशकिस्मती से नारुको वहां होता है। वो ओनोडा को गाइड करता है कि इनर रिंग में स्विच करे और क्लोजली फॉलो करे। ओनोडा नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन वो नारुको पे ट्रस्ट करता है। जैसे ही वो करीब आता है ओनोडा फील करता है कि उसकी साइकिल अपने आप आगे चल रही है और उसको ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। एक्चुअली साइकिलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, क्लाइंबर्स जो पहाड़ी इलाकों पर एक्सपर्ट होते हैं और स्प्रिंटर्स जो सीधी सपाट जगह पर बेस्ट परफॉर्म करते हैं। नारुको स्प्रिंटर्स टाइप का है। कुछ ही टाइम में वो लोग स्पोर्ट्स कार को ओवरटेक करने वाले होते हैं। ओनोडा आउटर रिंग में स्विच करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो स्पोर्ट्स कार को कैचअप कर लेता है, लेकिन अब उसे स्पीड में इतना ज्यादा मजा आने लगता है कि वो रिवेंज के बारे में भूल जाता है। नारुको देखता है कि ओनोडा एक लेडी बाइसाइकिल को इतनी तेजी से चला सकता है तो वो ओनोडा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और सोचता है कि अगर ये बंदा रोड बाइसाइकिल चलाएगा तो आग लगा देगा। अगले दिन नारुको को हम शोहोकु हाई स्कूल में देखते हैं, जिसको देख ओनोडा भी सरप्राइज हो जाता है। नारुको आगे बताता है कि वो इस स्कूल का रेसिंग क्लब ज्वाइन करना चाहता है और आशा करता है कि ओनोडा भी रोड बाइक ट्राई करे जो उसके लिए सूट करती है। ओनोडा सोचता है ट्राई करने के बारे में, लेकिन उसकी एथलेटिक एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो इस आइडिया को छोड़ने का मन बना लेता है। नारुको उसे स्कूल के बाद बैकडोर क्लाइंब में मिलने के लिए कहता है। जब ओनोडा वहां पहुंचता है तो उसे वहां नारुको नहीं दिखता, बल्कि शोहोकु हाई स्कूल साइकिलिंग टीम दिखती है जो साइकिल ट्रेनिंग कर रही होती है। इमाइजुमी भी मेन ग्रुप के पीछे चल रहा होता है। टीम के जाने के बाद नारुको आ जाता है। उसने जानबूझकर बुलाया था ताकि ओनोडा सीनियर्स के ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि नारुको समझ गया था कि ओनोडा अपनी एथलेटिक स्किल्स को लेकर कंफ्यूज है। नारुको कहता है कि साइकिलिंग दूसरे स्पोर्ट्स से अलग है, इसमें लेग स्ट्रेंथ या एक्सप्लोसिव पावर की कमी मैटर नहीं करती। अगर तुम पेडल चलाने में एक्सपर्ट हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाते वक्त ओनोडा का टायर पंक्चर हो जाता है, लेकिन वो लकी होता है क्योंकि केंजाकी का भाई वहां मौजूद होता है जो उसे लिफ्ट प्रोवाइड करता है और कंप्लीट सर्विस भी देता है। वो लोग साइकिलिंग क्लब के बारे में भी बात करते हैं और केंजाकी का भाई कहता
कहता है कि हर कोई फास्ट राइड से स्टार्ट नहीं करता है और कुछ लोग तो बैक डोर क्लाइम भी नहीं कर पाते, जबकि ओनोडा जो एक लेडी बाइसाइकिल से बैक डोर क्लाइम कर पा रहा है वो इम्प्रेसिव है। अगले दिन स्कूल में नारुको फिर से ओनोडा से बातचीत करता है और इस बार वो उसे साइकिलिंग क्लब में रिक्रूट करने के लिए आया होता है, पर ओनोडा अभी भी मांगा क्लब से अटैच्ड रहता है। लेकिन रिसेंटली साइकिलिंग से रिलेटेड फ्रेंड बनने के बाद वो ज्वाइन करने पर विचार करता है और वो इवेंचुअली नारुको के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस साल साइकिलिंग क्लब में 6 न्यू मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और पहले से ही 3 मेंबर्स और होते हैं, जिनमें 2 बिगिनर्स काड़ा और साकुराई होते हैं और एक ओनोडा का क्लासमेट सुगीमोटो भी ज्वाइन करता है। सरप्राइज ये है कि जस्ट ज्वाइनिंग के बाद कैप्टन 60 किलोमीटर की एक रेस अनाउंस कर देता है, जिसको सुन दूसरे न्यू कमर्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन ओनोडा चिल रहता है क्योंकि वो डेली आखिवारा से आता है और जाता है, जो कि लगभग 90 किलोमीटर है, तो वो एक्साइटेड होता है सबके साथ साइकिलिंग करने के लिए। जबकि नारुको और इमाइजुमी दोनों स्ट्रॉन्ग न्यू रिक्रूट्स हैं और बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं एक दूसरे से रेस करने के लिए। इस न्यू कमर रेस से किंजो 2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आने वाली हाई स्कूल लीग के लिए सिलेक्ट करना चाहता है, जो कि हकानो एकेडमी के साथ कम्पीट करेगी। हकानो एकेडमी के पास एक से एक राइडर है और लास्ट ईयर यही लोग लीग जीते थे। टोडोकोरो श्योर होता है कि वो 2 फर्स्ट ईयर इमाइजुमी और नारुको होंगे, लेकिन किंजो को ओनोडा की क्लाइंबिंग स्किल में पोटेंशियल दिखता है और वो उससे कुछ धमाकेदार एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ओनोडा ट्रेन रोलर ट्रेनर्स पर सबके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन केंजाकी वार्न करती है कि लेडीज बाइसाइकिल सूटेबल नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस जल्दी खराब होता है। सुगीमोटो जो कि कहता है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए ओनोडा को स्टेशनरी ट्रेनर यूज करने को एडवाइस करता है जिससे वो गिरे ना। लेकिन ओनोडा जिसको गिरने की आदत है वो माइंड नहीं करता और इम्प्रेसिवली रोलर पर राइड बिना गिरे मैनेज कर लेता है और अपना पोटेंशियल सीनियर्स को दिखाता है, जिसको देख वो इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ओनोडा रेस के लिए रेडी था तो केंजाकी ने चुपके से ओनोडा के लिए रोड बाइक लाने के लिए अपने भाई को कहा था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो टाइम पर नहीं आ पाया। कैप्टन कहता है कि हम साइकिलिस्ट को ऐसी अचानक आई सिचुएशन को हैंडल करना होगा, इसीलिए रेस उसी टाइम पर चालू होगी जो टाइम तय किया गया था। ओनोडा अपनी लेडीज बाइसाइकिल से ही रेस करेगा और सीनियर्स कार में बैठकर सभी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर कोई पीछे रह जाता है और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता तो वो उसे पिक कर सके। रेस 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली सिटी से वेन्यू तक 13 किलोमीटर की रेस, जिसमें 12 किलोमीटर फ्लैट रोड रेस होगी। सेकंड चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें ऊपरी खड़ी चढ़ाई होगी और फिर डाउन हिल सेक्शन भी होगा और आखिरी 18 किलोमीटर रेस होती है जिसमें रोड ऊपर नीचे लहराती हुई होगी। किंजो सभी को समझाता है कि ये रेस अगले साल आने वाली कंपटीशन में उनकी ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन डिटरमाइन करेगी। रेस चालू होते ही नारुको लीड ले लेता है, जिसके पीछे इमाइजुमी होता है और दूसरे सब पीछे छूट जाते हैं। काड़ा जो कि सिलेक्ट होना चाहता है वो स्पीड अप करता है, जबकि कैप्टन ने सबको इंस्ट्रक्ट किया था कि सिटी में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और किसी को भी लापरवाही से ओवरटेक ना करें। काड़ा दूसरों से हटके सोचता है और अपॉर्चुनिटी देखकर लीड ले लेता है, जबकि दूसरे लोग नहीं करते। ये देखकर दूसरा बिगिनर साकुराई इमाइजुमी को स्पीड अप करने के लिए कहता है, लेकिन इमाइजुमी कहता है कि अभी ये स्पीड मेंटेन करना ही सफिशिएंट है, क्योंकि अभी एनर्जी वेस्ट करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। असली रेस तो सिटी एरिया के बाद स्टार्ट होगी। स्प्रिंट फेज में नारुको और इमाइजुमी अपना पेस बढ़ा देते हैं तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर। यह देखकर नए मेंबर्स दंग रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या वो ये रेस जीत सकेंगे। ओनोडा की नर्वसनेस देखकर नारुको साइकिल स्लो करता है और कहता है कि डोंट गिव अप, क्योंकि अभी तो असली मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आगे ऐसे मौके आएंगे जहां तुम रेस को पलट सकते हो, इसलिए चिल भाई। मीनवाइल केंजाकी का भाई स्कूल पहुंचता है और वो सभी लोग टीम को फॉलो करने निकल जाते हैं। ग्रुप की स्पीड रेस के फर्स्ट सेक्शन को पार करते ही बढ़ जाती है। नारुको अब फुल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है। इमाइजुमी भी आउटर गियर स्विच करता है और आगे निकलने लगता है। इतनी स्पीड के बावजूद भी वो लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं। ओनोडा जो नहीं चाहता कि वो पीछे रह जाए उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बावजूद लेडी बाइसाइकिल का परफॉर्मेंस बहुत बेकार ही होता है। तभी पीछे से 2 लोग आते हैं और ओनोडा को ओवरटेक कर देते हैं। उनमें से एक सुगीमोटो ओनोडा की डिटरमिनेशन देखकर उसे चैलेंज करता है, कहता है आओ आपस में रेस करते हैं कि कौन पहले स्ट्रेट सेक्शन को कंप्लीट करता है। मीनवाइल नारुको
नारुको और इमाइजुमी जो आगे चल रहे होते हैं उनमें थोड़ा गैप शो होने लगता है। नारुको अभी भी लीड में होता है और वो इमाइजुमी से ओनोडा के बारे में डिस्कस करता है। नारुको ओनोडा को ग्रेटली एडमायर करता है। इमाइजुमी कहता है कि लेडी बाइसाइकिल के साथ ये गैप कवर करना इम्पॉसिबल है और वाकई में ओनोडा जो कि सुगीमोटो के साथ रेस कर रहा था वो आगे निकल जाता है और ओनोडा पीछे ही रह जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी बाइक ब्रेक डाउन भी हो जाती है। तभी वहां पर कैप्टन की रिकवरी वैन आती है और ओनोडा को रोड बाइक मिल जाती है। 5 मिनट के एडजस्टमेंट के बाद ओनोडा अपने तरीके से कंटिन्यू करता है। सरप्राइजिंगली वो रोड बाइक को जल्द ही समझ लेता है और स्पीड एक्सपीरियंस करता है जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। फ्लैट सेक्शन खत्म होता है और चढ़ाई का टाइम आ जाता है। ओनोडा का बैलेंस कमाल का होता है। जब वो पहाड़ी चढ़ाई पर जाता है तब भी उसकी स्पीड डिक्रीज नहीं होती। यामामोटो और साकुराई स्ट्रगल कर रहे होते हैं जबकि ओनोडा क्विकली उन्हें ओवरटेक कर देता है। उसकी क्लाइंबिंग टेक्निक देखकर सीनियर्स भी दंग रह जाते हैं क्योंकि ओनोडा को फ्लैटर आउटर रूट चूज करना चाहिए था, लेकिन ओनोडा फ्रंट रूट के साथ कैचअप करने के लिए इनर साइड चूज करता है जिसके कारण उसके पेडल्स ग्राउंड से टकराते हैं। वो फिर भी फियरलेस रहता है और आगे बढ़ने पर फोकस रखता है। काड़ा जो पहले स्टार्ट किया था उससे भी ओनोडा ओवरटेक कर देता है जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन टूट जाती है। वो सोच रहा था कि वो 3rd प्लेस मेंटेन करेगा, लेकिन अब वो एक नए चश्मे लड़के से ओवरटेक हो चुका होता है। चढ़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है स्टीप अपहिल यानी ऊपरी चढ़ाई जो कि आपकी सहन शक्ति टेस्ट करती है। उसके बाद भी ओनोडा स्लो डाउन नहीं करता क्योंकि उसका एक ही एम है, अभी इमाइजुमी और नारुको के साथ कैचअप करना है। लेकिन माकिशिमा डाउट करते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ओनोडा शुरुआत से 3 मिनट पीछे था। ऊपर से साइकिल चेंज करने के दौरान 5 मिनट का समय भी गवा दिया। इसीलिए जिस स्पीड से ओनोडा चल रहा है उतने में वो कभी भी अपना खोया हुआ टाइम रिकवर नहीं कर पाएगा। ओनोडा अपनी वाटर बोतल स्टार्ट में भूल गया था, लेकिन केंजो उसे एक वाटर बोतल डिलीवर कर देता है और अनएक्सपेक्टेडली केंजो ओनोडा से कहता है कि तुम करंट स्पीड से उन दोनों लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे भी तो तुम्हारे पास उतना स्टेमिना नहीं होगा और रेस से एलिमिनेट हो जाओगे। ये सुनकर ओनोडा थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन केंजो फिर अपने टोन चेंज करते हुए पूछता है क्या तुम 3rd फिनिश करना चाहते हो या उन दोनों को चेज करने का रिस्क लेना चाहते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन ओनोडा उन लोगों का पीछा करना चूज करता है क्योंकि वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या करना है। लेकिन करंट पैडलिंग स्पीड इनसफिशिएंट होती है और वो उसे 30 एक्स्ट्रा पैडलिंग स्पीड के साथ इंक्रीज कर लेता है। ये चीज टीम को शॉक कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 एक्स्ट्रा पैडल सफिशिएंट होगा। कैप्टन क्यूरियस होता है देखने के लिए कि ओनोडा कितना दूर जा सकता है। मीनवाइल नारुको की स्पीड डिक्रीज होने लगती है और इमाइजुमी क्लोजली फॉलो कर रहा होता है। इमाइजुमी नारुको की माउंटेन बाइकिंग में वीकनेस रियलाइज कर लेता है। इमाइजुमी फाइनली अपनी ट्रू स्किल्स दिखाता है। उसने कसम खाई थी कि वो मिडो सूजी से रेस करने से पहले कोई भी रेस नहीं हारेगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब इमाइजुमी नारुको को ओवरटेक करना शुरू करता है तो नारुको को अपना दोस्तों से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कांटो में अपना नाम बनाएगा और कभी भी उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। जैसे ही उनकी रेस एक्साइटेड होती है वो लोग अचानक से एक फॉरेनर को देखते हैं जो साइकिलिंग का दीवाना लग रहा था और वो दोनों को खतरनाक तरीके से चीयर भी करता है, लेकिन वो गिर जाता है। इमाइजुमी और नारुको रुककर मदद करते हैं और अश्योर करते हैं कि फॉरेनर को कुछ नहीं हो जाए। जब वो लोग फॉरेनर से बात करते हैं तो उसकी एक्सपर्टीज क्लियरली दिखाई दे जाती है। वो फॉरेनर्स नारुको और इमाइजुमी दोनों को उनकी साइकिलिंग की कमियां बताता है और ये भी कहता है कि रेस सिर्फ तुम दोनों के बीच में नहीं है। उसकी बातों से दोनों समझ जाते हैं कि ये कैप्टन केंजो को जानता है और इनडायरेक्टली ओनोडा के एफर्ट्स के बारे में बता रहा है, इसलिए उनको लगता है कि कैप्टन ने इसे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था। ओनोडा के एफर्ट्स के हिंट सुन के नारुको और इमाइजुमी रेस दोबारा शुरू करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ओनोडा को अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे और फाइनली ओनोडा नारुको और इमाइजुमी को कैचअप कर लेता है। सीनियर्स ये पूरी सीन को कार से देख रहे थे इंक्लूडिंग फॉरेनर जो कि सोहोकू हाई स्कूल का कोच निकला। सबको ओनोडा की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि वो कमाल का है और केंजो की एक्सपेक्टेशन अभी भी हाई थी। वो देखना चाहता था कि ओनोडा कितनी देर तक लीड ग्रुप के साथ रह पाता है। जब नारुको ने ओनोडा को कैचअप करते देखा वो और ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है और क्लाइंब करते वक्त और ज्यादा स्पीड बढ़ा लेता है। ओनोडा भी उसे फॉलो करता है
और एमाइज़ुमी जो कि ये रेकलेस समझ रहा था वो भी पेस बनाए रखता है। ओनोडा का फोकस सिर्फ आगे की तरफ था, जिसके कारण वो अपने आसपास की चीजों को नोटिस भी नहीं करता और नारुको ओनोडा की डिटर्मिनेशन को देखकर इम्प्रेस होता है और ओनोडा को पुश करने के चक्कर में वो अपनी स्पीड भी बढ़ा लेता है। नारुको चढ़ाई वाली सड़क पर स्प्रिंटिंग टेक्निक यूज करता है। हालांकि ऐसी चढ़ाई पर साइकिलिंग करना नारुको की वीकनेस होती है। उसने रिसेंटली ही इसके लिए खुद को ट्रेन किया था और एक टेक्निक को मास्टर कर लिया था, जिसमें वो हैवी गियर पर स्विच करता है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका लेता है, जिससे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाती है। एमाइज़ुमी देखता है कि नारुको पूरा जोर देने लगा है तो वो भी अपनी स्पीड बढ़ाने का सोचने लग जाता है, क्योंकि वो रेस हारने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब दोनों लोग बिल्कुल साथ में ही चलते हैं और वो देखते हैं कि पीछे ओनोडा ने भी उनको कैचअप कर लिया है, तो सरप्राइज हो जाते हैं। नारुको को समझ आता है कि ओनोडा क्लाइंबिंग में काफी बढ़िया है। सोहोकू स्कूल के सीनियर्स ओनोडा में बहुत इंटरेस्टेड दिखते हैं। किंजो तो ओपनली कहता है कि वो अपनी नजर ओनोडा से हटा ही नहीं पा रहा है। कोच भी कहता है कि ओनोडा को साइकिलिंग करने में मजा आता है, जिसके कारण वो इतना कमाल कर पा रहा है। एमाइज़ुमी अब ओनोडा की कैपेबिलिटीज को पूरा रिस्पेक्ट देने लगता है और स्पीड को 10% तक बढ़ाने का सोचता है। पर अब चढ़ाई और सीधा होने लगती है और नारुको के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होने लगता है। नारुको का राइडिंग स्टाइल अब बोझ बनने लगता है और धीरे धीरे ओनोडा भी पास कर लेता है। ओनोडा नारुको के लिए स्पीड स्लो करता है, लेकिन नारुको कहता है कि रेस तभी मीनिंगफुल होती है जब इंसान अपनी पूरी कोशिश लगा दे। हर एक का अपना रोल होता है और वो ओनोडा को ये यकीन दिलाता है कि वो बाद में कैचअप कर लेगा और एमाइज़ुमी को बीट करके समिट पे पहले पहुंच जाएगा। अब जब ओनोडा ने 4 राइडर्स को पास कर लिया है तो टाटाकुरो भी उम्मीद करने लगता है कि ओनोडा एमाइज़ुमी को बीट कर सकता है, लेकिन किंजो को लगता है कि ये नहीं होगा। ओनोडा के पास नेचुरली क्लाइंबिंग टैलेंट है, लेकिन उसकी टेक्निक अभी एमाइज़ुमी के कंपैरिजन में कम परफेक्ट है। आगे में बताया जाता है कि चैंपियनशिप के अलावा एक स्पेशल अवार्ड भी है, किंग ऑफ द माउंटेन्स, जो समिट पे सबसे पहले पहुंचने वाले को मिलेगा, जो कि स्पेशल जर्सी से सिंबलाइज भी होता है। नारुको को इस अवार्ड के लिए कोई होप नहीं होती, लेकिन वो चाह रहा था कि ओनोडा इस अवार्ड को जीत जाए। आगे रेस में जब ओनोडा ने एमाइज़ुमी को कैचअप किया तो एमाइज़ुमी को समझ आता है कि ओनोडा अपनी रेस का दूसरा हिस्सा किंग ऑफ द माउंटेन्स के लिए कम्पीट कर रहा है। आगे एमाइज़ुमी अपना लेवल बढ़ाता है और गैप को और अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए इंक्रीज कर लेता है। केंजाकी को पता था कि एमाइज़ुमी का कम्पिटिटिव नेचर बचपन से ही है और उसका फोकस सिर्फ साइकिलिंग पर था। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बावजूद वो यूजुअली शांत रहता था और अपना रूट और फिजिकल कंडीशन प्लान करता था। आज ओनोडा ने एमाइज़ुमी की फाइटिंग स्पिरिट को फिर से जगा दिया। अब 1.5 किलोमीटर का रेस एक ट्रू शोडाउन बन चुका होता है। अनएक्सपेक्टेडली जब एमाइज़ुमी अपने थॉट्स में खोया होता है, ओनोडा उससे कैचअप करते हुए अपने पेडलिंग को एक्स्ट्रा 30 तक बढ़ा देता है और दोनों लोग साइड बाय साइड साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जिससे लास्ट 500 मीटर्स की रेस सस्पेंसफुल हो जाती है। ओनोडा की रैपिड डेवलपमेंट देखकर एमाइज़ुमी को एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन सीनियर्स को लगता है कि ओनोडा के राइडिंग फ्लॉस उसके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। तभी ओनोडा 2 गियर अप करता है और खड़ा हो जाता है। सबको ये देखकर हैरानी होती है, क्योंकि ये स्लिप स्ट्रीमिंग टेक्निक होती है जो कि उसने सीक्रेटली नारुको से सीखी थी। सभी लोग बिलीव नहीं कर पाए कि नया राइडर इतनी जल्दी स्प्रिंट करना सीख गया है। लास्ट 200 मीटर में सब सीनियर्स ओनोडा के फैन बन गए थे और उसे चीयर करते हुए उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन फिजिकल स्टेमिना इशू अब दिख जाता है और एमाइज़ुमी धीरे धीरे एडवांटेज गेन कर रहा था। ओनोडा अपने मन में प्रिंसेस सॉन्ग गाने लगता है और पुराने मूवमेंट्स को याद करते हुए एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो लास्ट मूवमेंट पर एमाइज़ुमी को ओवरटेक करके माउंटेन स्टेज जीत जाता है। ओनोडा सबसे पीछे था, उसके बाद भी ओनोडा ने 5 राइडर्स को कैचअप करके सब सीनियर्स को शॉक में डाल दिया था, जिन्होंने सोचा था कि ये इम्पॉसिबल है। केंजाकी मानती है कि ओनोडा की मिरेकुलस सक्सेस उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, पर पीक पर पहुंचकर ओनोडा अपनी एनर्जी बिल्कुल खत्म कर चुका होता है और कोलैप्स हो जाता है और रेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म किया था और किंग ऑफ द माउंटेन्स जर्सी ओनोडा को दी जाती है, क्योंकि वो समिट पर पहले पहुंच गया था। रेस अभी खत्म नहीं हुई थी। ओनोडा सीनियर्स के साथ कार में बैठता है ताकि वो 2 लीडर्स को चेस कर सके। आगे नारुको एमाइज़ुमी को कैचअप कर लेता है, लेकिन एमाइज़ुमी फाइनली फिनिश लाइन पे पहले पहुंचकर रेस जीत जाता है। ओनोडा उन दोनों को देखकर खुद को लो फील करता है। माकिशिमा समझ जाता है कि ओनोडा क्या सोच रहा है और एक दोस्त के जैसे उसे ये कहता है कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की कमी हुई तो क्या हुआ, तुम्हारी जिद तुम्हें आगे ले जाएगी। जब वो स्कूल वापस आता है और देखता है कि रेस के रिजल्ट चिपका दिए गए हैं और सब ने रेस कंप्लीट की है, बस ओनोडा ने रेस विड्रॉ की थी।
ओनोडा ने कभी ऐसी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं की थी, जिस वजह से उसके हर जगह दर्द फील हो रहा था। केंजाकी उसकी रेस की तारीफ करती है, लेकिन ओनोडा अब भी अपनी विड्रॉल से परेशान था। एक ऑकवर्ड मूवमेंट में सुगीमोटो आता है और ओनोडा की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि वो थर्ड आया है, जो उसने ओनोडा को ओवरटेक करके हासिल किया है। किंजो ने इमाइजुमी को टास्क दिया था कि वो फ्रेशमैन को लीड करे। ये ट्रेडिशन होती है जो न्यूकमर रेस विनर होता है। अगले दिन ओनोडा सीक्रेटली सुबह ट्रेनिंग शुरू करता है। वो इमाइजुमी और नारुको के लेवल पर पहुंचना चाहता है। अचानक नारुको भी वहां आ जाता है और ओनोडा से बोलता है कि वो अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा है और ये बात वो इमाइजुमी को ना बताए, ताकि बाद में रेसेस में सबको वो सरप्राइज दे सके। लेकिन थोड़ी देर बाद इमाइजुमी में आ जाता है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए और ओनोडा से सेम बात बोलता है कि वो नारुको को ना बताए कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसा लगता है कि तीनों ही नहीं चाहते कि कोई उनसे रेस जीत जाए। आगे ओनोडा और नारुको साइकिलिंग क्लब के पोस्टर के नीचे एक छुपा हुआ होल देखते हैं, जो किसने बनाया था पता नहीं। सरप्राइजिंगली सीनियर माकिशिमा आकर एक्सेप्ट करता है कि उसने किया था, लेकिन वो उसका पर्पस नहीं बताता है। तो दोनों लोग सोचते हैं कि शायद सीनियर ने ट्रेनिंग करने के टाइम ये होल बनाया होगा। आगे प्रैक्टिस में फर्स्ट ईयर जूनियर्स और सीनियर्स के बीच 1-on-1 रेस होती है। सुगीमोटो और सारुकाई को सेकंड ईयर सीनियर्स के साथ पेयर किया जाता है। सुगीमोटो को लगता है कि वो काफी स्ट्रांग है और कैप्टन के साथ रेस करने लायक है, लेकिन ये रेस न्यू कमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होती है, जहां पर सीनियर्स हारने का नाटक करेगा। कैप्टन सुगीमोटो से सरकास्टिक में बोलता है, यू आर रियली जीनियस और तुम कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए तुम फर्स्ट रेस करो। तो सुगीमोटो और सेकंड ईयर टेसिमा रेस शुरू कर देते हैं। नारुको कहता है कि ये रेस सिर्फ न्यू कमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये रेस सीनियर्स और जूनियर्स में डिफरेंस दिखाने के लिए है। टोडोकोरो को नारुको के साथ पेयर किया जाता है, केंजो को इमाइजुमी के साथ और ओनोडा को माकिशिमा के साथ पेयर किया जाता है। ये पेयर्स उनके सिमिलर स्टाइल के हिसाब से बनाए गए थे। रेस शुरू होती है और सीनियर्स का लेवल क्लियरली उनके जूनियर से काफी अलग था। नारुको पूरी तरह से टोडोकोरो से मन में हार गया होता है। इमाइजुमी को भी किंजो के साथ मैच करना मुश्किल हो रहा होता है, जबकि किंजो आराम से साइकिलिंग कर रहा होता है। ओनोडा और माकिशिमा लास्ट में स्टार्ट करते हैं। माकिशिमा ओनोडा को बोलता है कि इनिशियल पार्ट ऑफ द रूट में सीरियस राइडिंग की जरूरत नहीं होती, असली चैलेंज फाइनल बैकडोर क्लाइंब पे होगा। माकिशिमा ओनोडा को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डराने वाले एक्सप्रेशन से उल्टा ही हो जाता है। तब तक सुगीमोटो जो फर्स्ट रेस शुरू किया था, वो टेसिमा की पावर देखकर डीमोरलाइज होकर वापस आ जाता है। ओनोडा और माकिशिमा रेस शुरू करते हैं। दोनों बिल्कुल शांत थे और थोड़ी ऑकवर्ड बातें करते हैं, जिससे ओनोडा की और फट जाती है और फाइनली वो लोग बैक डोर क्लाइंब पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही माकिशिमा अपना एफर्ट डालने वाला होता है, वो देखता है कि ओनोडा अब भी नर्वस है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो माकिशिमा डिसाइड करता है कि वो उसे और कंफर्ट नहीं देगा और उसे उसके हिसाब से साइकिलिंग करने देगा। माकिशिमा अपने बाइक से स्लिप स्ट्रीमिंग शुरू करता है और लेफ्ट राइट करता है जैसे कोई मकड़ी जा रही हो, जो देखने में थोड़ा शेकी लग रहा होता है, लेकिन बहुत तेज होता है। ओनोडा को अपने सीनियर की स्पीड देखकर एनर्जी मिलती है और वो अपने पेडलिंग को इंक्रीज करता है और माकिशिमा को कैचअप कर लेता है। ओनोडा माकिशिमा की स्लिप स्ट्रीमिंग को कॉपी करने का ट्राई करता है, पर वो काफी डिफिकल्ट होती है और वो गिर जाता है। माकिशिमा ओनोडा को बोलता है कि वो उसका स्लिप स्ट्रीमिंग कॉपी ना करे, क्योंकि ये उसके घुटने के लिए सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें खुद की अपनी बेस्ट राइडिंग स्टाइल ढूंढनी चाहिए। जब माकिशिमा ने क्लब ज्वाइन किया था तो वो काफी स्लो था और उसकी क्लाइंबिंग पोस्चर ऑड थी। सीनियर उसे इम्प्रूव करने को बोलते थे, लेकिन माकिशिमा अपनी स्टाइल को फॉलो करता रहा और प्रैक्टिस करके वो इतना फास्ट क्लाइंब करने लगा कि वो अब किसी से भी नहीं हारता है। वो ओनोडा से बोलता है कि अपनी स्टाइल में जीतना सबसे कूल है। उसकी बात के बाद माकिशिमा अपनी अग्रेसिवली स्लिप स्ट्रीमिंग करता है, लेकिन ओनोडा अब भी उसकी स्पीड के साथ मैचअप कर रहा होता है। माकिशिमा ओनोडा को ऐसा देख उसकी और इज्जत करने लगता है, जिसके बाद माकिशिमा ओनोडा से एक सीक्रेट शेयर करता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो एक कैरेक्टर बॉल पे लिखता था और अपनी सीक्रेट प्रैक्टिस सेशन को टैली करता था, लेकिन एक्सीडेंटली ये एक सीनियर को पता चल जाता है और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए माकिशिमा ने वो बॉल को एक ही रात में तोड़ दिया था और वो जो करते हुए कहता है कि शायद वो डिमोलिशन में अपना करियर बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ टाडोकोरो ने नारुको को हरा दिया था, लेकिन नारुको कहता है कि दूसरा और तीसरा राउंड भी होना चाहिए। 10 राउंड के बाद नारुको ने अपनी स्टेमिना को यूज करके आखिरी 2 राउंड जीत लिए होते हैं और वो साबित करता है कि हैवी ड्राइवर के पास एंड्योरेंस कम होता है। प्रैक्टिस के बाद अगले दिन रेस्ट डे था, तभी इमाइजुमी आता है और बताता है कि आज सभी सीनियर्स हाई स्कूल लीग में एंटर करने वाले हैं। ओनोडा और नारुको ये सुन के खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि सीनियर्स ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो लोग फर्स्ट ईयर में है
हैं। वो लोग रेस वेन्यू में जाने का डिसाइड करते हैं, जो कि सिर्फ 20-30 किलोमीटर दूर थी। तो ओनोडा डिसाइड करता है कि वो लोग साइकिल से वहां जाएंगे। ओनोडा के पास लेडी बाइसाइकिल होती है, इसीलिए इमाइजुमी और नारुको वादा करते हैं कि वो ओनोडा को विंड ब्रेक करते हुए पुल करेंगे। वेन्यू पहुंचकर नारुको ओनोडा को इस हाई स्कूल लीग के बारे में बताता है। इसमें सर्कुलर ट्रैक होता है जो कि 10 लैप्स के साथ टोटल 50 किलोमीटर का होता है। आश्चर्य की बात होती है कि 8वें लैप तक इनका स्कूल पीछे था और सीनियर्स पैनिक नहीं कर रहे थे। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। टाडाकोरा अनाउंस करता है कि वो लीड ग्रुप को कैचअप करेंगे और 1 मिनट का गैप भी क्रिएट करेंगे। इसका मतलब वो 8 राउंड तक अपने एनर्जी बचा कर रखे थे। अब शोहोकु हाई स्कूल चेस करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही जल्दी दूसरे ग्रुप को ओवरटेक कर लेते हैं, जो कि माकुहारी से था, और लीड ग्रुप काशीवाजाकी ईस्ट के पास आ रहे थे। काशीवाजाकी ईस्ट विंड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टाडाकोरो एक इंजन की तरह अपने टीममेट्स को लीड करता है और एक स्मूथ ओवरटेकिंग करता है, और केंजो बहुत ही कोल्डली अपने अपोनेंट्स को कहता है, अगले साल आना बाबू। ये लैप शोहोकु हाई स्कूल की डोमिनेंस को दिखाता है और टॉप 3 पोजीशन सिक्योर कर लेता है। आगे सीनियर्स की इम्प्रेसिव एबिलिटीज को देखकर जूनियर्स बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो सीनियर्स को सरपास करके और भी स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स बन जाएंगे। जब सीनियर्स कंपटीशन वेन्यू से बाहर निकलते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं दिखाई थी। दूसरे स्कूल्स के स्पाई भी वहां पर इंटेलिजेंस गैदर करने और डाटा रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए होते हैं, इसीलिए सीनियर्स इस बात को लेकर काफी कॉशियस थे। उन्होंने कंपटीशन डिटेल्स को सीक्रेट रखने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी और अपने टीममेट्स की एबिलिटी पर पूरा भरोसा किया था। वो चाहते थे कि उनके राइवल शोहोकु को अंडर एस्टिमेट करें और सोचें कि ये लोग तो बहुत कमजोर हैं। प्रीलिमिनरीज के बाद शोहोकु टीम हाई स्कूल लीग की प्रिपरेशन के लिए इजू में एक ट्रेनिंग कैंप प्लान करती है। ये ओनोडा का पहला लंबा सफर था। ओनोडा इतनी दूर पहले कभी नहीं आया होता है, पर रास्ते में उसे मोशन सिकनेस हो जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए जल्दी ही उतरना पड़ता है। केंजाकी का भाई जो वहां से गुजर रहा था, वो बाद में ओनोडा को पिक करने वाला होता है, लेकिन बस से उतरते समय ओनोडा को याद आता है कि उसका वॉलेट बस में ही छूट गया है और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। प्यास की वजह से ओनोडा बेंडिंग मशीन के पास गिरने ही वाला था, तभी एक इंसान आकर उसे बचा लेता है। इसका नाम मानामी है, जो हाकोने एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है। मानामी भी ओनोडा की तरह एक साइक्लिस्ट है जिसे हिल्स क्लाइंब करने का बहुत शौक है। मानामी अपनी क्लासेस स्किप करके क्लाइंब करने आया था, पर बाद में ओनोडा को अपनी वाटर बोतल देकर जल्दी से स्कूल वापस चला जाता है। बाद में ओनोडा अपनी टीम के साथ दोबारा मिल जाता है, जहां पर टीम का कैप्टन किंजो एक कड़ी ट्रेनिंग कैंप का स्केड्यूल अनाउंस करता है। हम देखते हैं कि 2 सेकंड ईयर मेंबर्स वहां नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल के कैंप से ही समझ लिया था कि वो ये पेस नहीं रख सकते हैं। इस ट्रेनिंग का टारगेट था 4 दिन में 1000 किलोमीटर कंप्लीट करना है, यानी कि 250 किलोमीटर डेली साइकिलिंग करनी है। इसमें कुछ प्लेयर्स के लिए स्पेशल चैलेंजेस सेट किए जाते हैं, जैसे नारुको की बाइक के हैंड बार्स को चेंज कर दिया गया है और इमाइजुमी के गियर्स को भी रिमूव कर दिया जाता है, जिससे उनके लिए डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ सके। ओनोडा को तो पता ही नहीं होता कि उसकी बाइक भी मॉडिफाइड की गई है, जो क्लाइंबिंग को स्पेशली हार्ड बना देती है। इस वजह से ओनोडा को खुद पर डाउट होने लगता है। टीम कैप्टन सभी का एक टेस्ट ले रहा था, जिससे वो उन्हें पोटेंशियल रेस रोस्टर में इंक्लूड कर सके, पर अगर कोई ट्रेनिंग में फेल हो जाता है तो कैप्टन उस पर फोकस ना करके दूसरे प्लेयर्स पर फोकस कर सकेगा। अपनी साइकिलिंग में चेंज देखकर इमाइजुमी, नारुको और ओनोडा तीनों ही शॉक हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ओनोडा पर पड़ता है, क्योंकि उसे मॉडिफिकेशंस के बारे में पता ही नहीं था। ट्रेनिंग के टाइम पर जब सुगीमोटो ओनोडा को ओवरटेक करता है तो ओनोडा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फॉर्चुनेटली माकिशिमा खुद को चुप नहीं रख पाता और ओनोडा को बताता है कि उसके बाइक के टायर्स को चेंज कर दिया गया है, जो ज्यादा हैवी है और उनका बैलेंस भी बहुत खराब है, जिस वजह से ओनोडा ठीक से क्लाइंब नहीं कर सकता है। उसकी एक लौती स्ट्रेंथ अब उसकी वीकेस्ट स्किल बन गई है। माकिशिमा सीक्रेटली ओनोडा को एडवाइस करता है कि वो अपने गियर्स एडजस्ट कर ले ताकि उसके लिए राइडिंग थोड़ी इजी हो सके। इस तरह ट्रेनिंग कैंप का पहला दिन रात 10 बजे खत्म होता है। सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा कठिन था। सीनियर्स ने टोटल 250 किलोमीटर साइकिलिंग की है, जबकि इमाइजुमी, नारुको और सुगीमोटो ने 200 किलोमीटर राइड किया होता है और आखिर में ओनोडा ने 165 किलोमीटर की साइकिलिंग की होती है। किंजो इस रिजल्ट से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। वो ओनोडा से इम्प्रेस हो जाता है कि ओनोडा बिना ये जाने कि उसकी बाइक में प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी इतनी ज्यादा डिस्टेंस राइड कर ली है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर सभी लोग टाडाकोरो को खाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक भालू की तरह खा रहा होता है। टाडाकोरो
सभी को समझाता है कि साइकिलिंग बहुत एनर्जी डिमांड करती है, इसीलिए इंजरीज से बचने के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अब ट्रेनिंग का दूसरा दिन बिना सीनियर्स के साथ शुरू होता है। किंजो सभी से कहता है कि उसके लिए 1000 किलोमीटर का टारगेट बहुत ही इजी है, इसके लिए हमें बस अपने रेस्ट टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। खूब सारी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी नारुको और इमाइजुमी अब भी एक दूसरे के साथ इंटेंसली कम्पीट कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ब्रेक्स के दौरान भी दोनों में से कोई भी नहीं रुकता, लेकिन धीरे धीरे इमाइजुमी थकने लग जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी वाटर बोतल को भी पकड़ने में भी स्ट्रगल कर रहा था। इमाइजुमी अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, पर उसके बावजूद भी वो नारुको से हेल्प लेने के लिए मना कर देता है और सभी से आगे निकलने की कसम खाता है। शाम तक ओनोडा भी उनके साथ कैचअप कर लेता है। आज के दिन टीम ने पहले दिन की 250 किलोमीटर डिस्टेंस को भी लगभग कवर कर लिया होता है। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा थकने की वजह से नारुको और ओनोडा दोनों बाथ हाउस में लगभग डूब ही जाते हैं। बाद में बाथ हाउस से निकलने के बाद उनकी मुलाकात किंजो से होती है। किंजो ने बताता है कि एक रिपोर्टर सोहोकू टीम मेंबर का इंटरव्यू लेना चाहता है। किंजो को लगता है कि नारुको लाइमलाइट पसंद करता है और उसे इंटरव्यू देने के लिए भेजने का सोच रहा था, लेकिन नारुको ट्रेनिंग कैंप पर फोकस करने की वजह से मना कर देता है और किंजो को बाद में इंटरव्यू रखने के लिए कहता है। आगे हमें पता चलता है कि इस हाई स्कूल चैंपियन लीग में इमाइजुमी अपने पुराने राइवल मिडो सुजी से कम्पीट करने वाला है, जो क्योटो फुशिमी हाई स्कूल से है। हालांकि मिडो सुजी भी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, लेकिन वो अपनी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। यहाँ तक कि टीम कैप्टन भी उसके सामने कुछ बोलने से डरता है। अपने पहले दिन मिडो सुजी एक एग्जिस्टिंग मेंबर आशिटाका को 3 मिनट के गैप से बुरी तरह हरा देता है। मिडो सुजी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और सभी से कहता है कि उन्हें हाई स्कूल लीग को जीतने के लिए सिर्फ उसकी जरूरत है। मिडो सुजी बाकी मेंबर्स को बुरा भला कहता है। उसे केवल टीम में 4 मेंबर चाहिए जिससे वो कंपटीशन में हिस्सा ले सके और टीम को ट्रॉफी जितवा सके। आगे हमें हकोने एकेडमी के बारे में बताया जाता है। उनके टीम का कैप्टन फुकोटोमी है। उनकी टीम में अराकिता, टोडो, कुरोडा, शिनकाई और इशुमीता है। हालांकि फुकोटोमी खुद बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके अलावा टीम का हर एक मेंबर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। हमें बताया जाता है कि माना भी हकोने एकेडमी से ही है। वो आज फिर से लेट हो गया है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि वो अपने सीनियर्स की बात ज्यादा नहीं सुनता। आगे देखते हैं कि टोडो सोहोकू स्कूल के माकिशिमा का अच्छा दोस्त होता है। उसे पता चलता है कि सोहोकू टीम पास के ही ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग कर रही है, इसीलिए वो मानामी को उनके बारे में पता करने के लिए कहता है। जैसे ही मानामी को पता चलता है कि सोहोकू स्कूल के पास भी एक स्किल्ड क्लाइंबर है, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत माकिशिमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब ट्रेनिंग कैंप के तीसरे दिन ओनोडा सुबह जल्दी उठ जाता है। अब तक उसने सिर्फ 390 किलोमीटर की ही राइड की होती है और उसके पास 610 किलोमीटर बचे होते हैं, जो उसे 2 दिन में खत्म करने हैं। उसे अपने गोल तक पहुंचने के लिए खुद को और ज्यादा पुश करना है, इसीलिए आज ओनोडा सबसे पहले स्टार्ट कर देता है। किंजो ये चीज नोटिस कर लेता है। ओनोडा की स्पीड अब पहले से बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा था कि वो अब हैवी टायर्स के साथ एडजस्ट हो चुका है। वो सिर्फ एक गियर को एडजस्ट करता है और बड़ी इजीली क्लाइंब करने लगता है। ये देखकर ओनोडा ट्रेनिंग कैंप के इफेक्ट से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से एक साइकिलिस्ट उसके सामने आ जाता है। ओनोडा जल्दी से उसके पीछे चेज करता है। तब हमें बताया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मानामी है। मानामी को अकेला स्काउटिंग करना बोरिंग लग रहा था, इसीलिए वो ट्रैक पर कुछ लैप्स राइड करने का डिसाइड करता है। जब मानामी अपनी जैकेट उतारता है तब ओनोडा को पता चलता है कि मानामी हकोने एकेडमी से है। मानामी ओनोडा से पूछता है कि क्या वो भी हाई स्कूल लीग में पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण ओनोडा को लगता है कि टीम में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं और शायद ही उसे टीम में जगह मिलेगी। अब मौका देखकर ओनोडा मानामी से एक नियर बाई स्लोप के टॉप तक रेस करने के लिए पूछता है, पर ओनोडा ये भूल जाता है कि उसके टायर्स अभी भी मॉडिफाइड है, जो रेसिंग को और ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं। मानामी पहले एक्सेलरेट करता है, जबकि ओनोडा को मॉडिफाइड बाइक की वजह से फास्टर पेडल मारना पड़ता है। मानामी धीरे धीरे ओनोडा की इंटरेस्टिंग क्लाइंबिंग टेक्निक को नोटिस करता है और सोचता है कि शायद ओनोडा ही वो क्लाइंबिंग एक्सपर्ट है जिसके बारे में टोडो ने मेंशन किया था। ओनोडा की मॉडिफाइड बाइक की वजह से वो पीछे रह जाता है और मानामी क्विकली स्प्रिंट मारकर आगे निकल जाता है। ओनोडा भी मानामी की स्ट्रेंथ को देखकर इंप्रेस होता है। वहीं मानामी भी ओनोडा की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है। मानामी सोचता है कि ओनोडा के पास प्रॉपर साइकिलिंग शूज नहीं थे और उसकी साइकिल के टायर भी देख कर दे रहे हैं। उसके बाद भी ओनोडा ने काफी अच्छे से साइकिलिंग की है।
इस तरह मानामी को अपनी जीत झूठी लगने लगती है और वो सोचता है कि आज उसने एक क्लाइंबिंग एक्सपर्ट से मुलाकात की है और ऐसा सोचकर मानामी वापस चला जाता है। मानामी को ऐसा लगता है कि ओनोडा डेफिनेटली हाई स्कूल लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो उसके साथ फिर से कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाता है। स्काउटिंग के बाद मानामी टोडो को जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन ओनोडा वो नहीं था जिसका टोडो ने डिस्क्रिप्शन दिया था। मानामी और टोडो की लंबी डिस्कशन के बाद दोनों रियलाइज करते हैं कि वो सेम पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओनोडा नारुको और इमाइजुमी से मिलता है और उनसे पूछता है कि वो हाई स्कूल लीग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सुनकर दोनों ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ओनोडा अपने क्वेश्चन को लेकर बहुत सीरियस था। नारुको ओनोडा को बताता है कि ये डिसीजन किंजो के हाथ में है और जो भी 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग फिनिश करेगा केवल वो ही हाई स्कूल लीग टीम के लिए क्वालिफाई करेगा। हम देखते हैं कि ओनोडा, नारुको और इमाइजुमी तीनों का ही गोल हाई स्कूल लीग के लिए सिलेक्ट होना होता है। किंजो पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए एक प्लान बनाता है। पहले लोगों की लिस्ट सीनियरिटी के हिसाब से लगाई गई थी, पर अब किंजो लिस्ट को चेंज कर देता है। जिसके भी लैप्स सबसे ज्यादा होते हैं वो सबसे टॉप पर होगा। किंजो ऐसा इसलिए करता है जिससे पूरे टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सके। लिस्ट को देखकर इमाइजुमी और नारुको स्पीड अप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं ओनोडा भी पीछे न रहने का फैसला करता है। तीनों लोग लगातार एक के बाद एक लैप कंप्लीट कर रहे होते हैं और आखिर में अपनी बाइसाइकिल के साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इमाइजुमी और नारुको अपने सेकंड ईयर सीनियर्स के साथ बस 2 लैप दूर होते हैं। हालांकि सेकंड ईयर प्लेयर अपने नॉर्मल पेस पर ही साइकिलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका रिदम मेंटेन रहे। किंजो कहता है कि सेकंड ईयर प्लेयर ताशिमा और आयागी हाई स्कूल लीग के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और अब सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर फर्स्ट ईयर प्लेयर्स उन्हें अंडरएस्टिमेट करते हैं तो वो लोग जरूर हार जाएंगे। ताशिमा और आयागी का ड्राफ्टिंग कोऑर्डिनेशन एक्सीलेंट होता है और वो टर्न्स के थ्रू टायर टू टायर राइड कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि बड़ी ही आसानी से वाटर बोतल्स को भी एक्सचेंज कर रहे थे, जिसके लिए हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। इवेंचुअली इमाइजुमी और नारुको सेकंड ईयर प्लेयर्स के साथ कैचअप कर लेते हैं, पर सेकंड ईयर प्लेयर्स भी अपनी लीडिंग पोजीशन खोना नहीं चाहते, इसीलिए ताशिमा आयागी को आगे पुश करता है। असल में आयागी पहले से ही ताशिमा से एक लैब आगे चल रहा था। अब ताशिमा फर्स्ट ईयर प्लेयर को रोकने का काम करता है, जबकि आयागी खुद और लैप करके गैप को बढ़ाने पर ध्यान देता है। इस प्लान का यूज करके वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, जिस वजह से फर्स्ट ईयर उनके साथ कैचअप कर लेते हैं। अब एक फ्लैट सेक्शन पर नारुको अपनी स्प्रिंटिंग एबिलिटी का यूज करके आगे निकलने की कोशिश करता है, पर ताशिमा उसे ट्रैक से बाहर कर देता है। हमें बताया जाता है कि ताशिमा ने इमाइजुमी के साथ मिडिल स्कूल में एक रेस के दौरान कम्पीट किया था, लेकिन कभी ताशिमा को सक्सेस नहीं मिली, जबकि इमाइजुमी हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग था। ताशिमा को एहसास होता है कि वो इमाइजुमी की तरह नेचुरली टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए वो टैक्टिक्स पर फोकस करना शुरू कर देता है। जब ताशिमा बात कर रहा था तब नारुको तेजी के साथ आगे निकलने की कोशिश करता है, पर ताशिमा इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, क्योंकि उन्होंने फ्लैट सेक्शन को पहले ही पास कर लिया था और जो गैप नारुको क्रिएट करता है वो ताशिमा बड़ी जल्दी कम कर लेता है, क्योंकि लगातार साइकिलिंग की वजह से नारुको थक चुका था। अब रेस्ट टाइम होने में केवल 3 लैप बचे होते हैं और फर्स्ट ईयर प्लेयर्स अपने अपोनेंट्स सेकंड ईयर के सामने जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। तीनों लोग ताशिमा से आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ताशिमा उन्हें आगे नहीं जाने देता। इतना ही नहीं, उन्हें आयागी के द्वारा कंप्लीट किए गए लैप्स को भी कवर करना होता है। नारुको काउंटर करने के लिए एक अपहिल सेक्शन पर एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है, जो उसका वीकर एरिया था। हालांकि ताशिमा ने जो एनर्जी बचा कर रखी थी वो उसका यूज करके क्विकली कैचअप कर लेता है। वहीं आयागी अब तक बहुत आगे निकल चुका है। दोनों सेकंड ईयर सीनियर्स बहुत अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ताशिमा मिडिल स्कूल से ही साइकिलिंग में कम्पीट कर रहा होता है, लेकिन उसने कभी किसी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने हाई स्कूल में साइकिलिंग छोड़ने का मन भी बनाया था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात आयागी से होती है। वो दोनों जल्द ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों में ही नेचुरल टैलेंट की कमी होती है, जिस वजह से वो पिछले साल के ट्रेनिंग कैंप में रिक्वायर्ड लैप्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वो हाई स्कूल लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। पर जब वो रेस के बाहर बैठकर इतना इंटेंस कंपटीशन देखते हैं तो उनका भी मन पार्टिसिपेट करने के लिए होने लगता है। उन्हें पता होता है कि उनकी करंट स्किल्स रेस
रेस में हिस्सा लेने के लिए इनफ नहीं है, इसलिए दोनों लोग साथ मिलकर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो स्ट्रेटजी पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो अपनी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए टैक्टिक्स बनाते हैं। उनकी स्ट्रेटजी में टेसिमा टैक्टिक्स हैंडल करता है और अयागी के स्टेमिना को मैनेज करता है, जबकि अयागी फॉरवर्ड रेसिंग पर फोकस करता है। इस अप्रोच के साथ दोनों लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तब उन्होंने 5 चैंपियनशिप जीत ली थी। टेसिमा अब एकदम बेफिक्र हो जाता है और सोचता है कि वो बड़ी आसानी से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हरा देंगे, जिसके बाद हाई स्कूल लीग में उनका स्पोर्ट सिक्योर हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर नारुको और इमाइजुमी लगातार आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार टेसिमा उन्हें ब्लॉक कर देता है। टेसिमा उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ा होता है। तभी ओनोडा रियलाइज करता है कि वो सीनियर्स को अकेले नहीं हरा सकता। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, ट्रैक पर विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही में अंधेरा होने के बाद ओवरटेकिंग भी अलाउड नहीं थी। फर्स्ट ईयर के पास बस एक लैब बचा होता है जिसमें वो सीनियर्स को हरा सकते हैं। सब कुछ टेसिमा के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर ओनोडा नहीं चाह रहा था इमाइजुमी और नारुको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करें, पर उसे अपने सीनियर्स को हराने के लिए कोई टैक्टिक्स भी नहीं सूझ रही होती है। इमाइजुमी नोटिस करता है कि ओनोडा एक स्ट्रेटेजिक टाइप प्लेयर नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ उसकी पैडलिंग फ्रीक्वेंसी है। इस वजह से नारुको और इमाइजुमी ओनोडा को आगे पुश करते हैं और उसे फाइनल क्लाइंब का फायदा उठाने के लिए कहते हैं। हालांकि टेसिमा ने पहले ही इस टैक्टिक को एंटिसिपेट किया होता है और ओनोडा के राइडिंग स्टाइल को पहले से ही स्टडी किया होता है। वो कॉन्फिडेंट था कि वो ओनोडा को आसानी से ब्लॉक कर पाएगा। ओनोडा टेसिमा से एक ही स्टेप पीछे होता है, लेकिन वो गैप को क्लोज नहीं कर पा रहा होता है। ओनोडा सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए ही स्प्रिंट कर सकता है। अगर वो ओनोडा को इतने टाइम के लिए रोक सकता है तो फिर फर्स्ट ईयर के पास रेस जीतने का कोई भी चांस नहीं है। अब टेसिमा और ओनोडा दोनों एक दूसरे के साथ रेस करने लगते हैं और दोनों ही लोग हार मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। 40 सेकंड्स के दौरान टेसिमा काफी स्ट्रगल करता है और जब 40 सेकंड खत्म होते हैं तो टेसिमा एक मूवमेंट के लिए रिलैक्स करता है और सोचता है कि उसने ये रेस जीत ली है और वो ओनोडा की तरफ देखता है, पर अनएक्सपेक्टेडली ओनोडा अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है और टेसिमा को दूसरी साइड से ओवरटेक कर लेता है। ओनोडा ने ट्रेनिंग कैंप के दौरान खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था। टेसिमा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिर उसकी टैक्टिक्स कैसे हार सकती हैं। टेसिमा ओनोडा से रेस करने की वजह से बहुत थक जाता है, यहाँ तक कि अब वो इमाइजुमी और नारुको के साथ भी कीप अप नहीं कर पाता, जिस वजह से दोनों लोग उससे आगे निकल जाते हैं। इससे टेसिमा का पूरा विश्वास टूट जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तभी वहां पर अयागी आता है, जिसने सक्सेसफुली एक लैप पूरा कर लिया था। अयागी टेसिमा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए वो टेसिमा से कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल लीग में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। अपने फ्रेंड की बात सुनकर टेसिमा फिर से ट्रैक पर वापस आ जाता है। धीरे धीरे सेकेंड ईयर फिर से फर्स्ट ईयर के साथ कैचअप कर लेते हैं, पर फर्स्ट ईयर अपनी लीड बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टाडाकुरो कहता है कि सेकेंड ईयर्स इस रेस को जीतेंगे क्योंकि मैंने उन्हें पर्सनली ट्रेन किया है और उनका टीम वर्क बहुत ही कमाल का है। सीनियर्स एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेशन यूज करते हैं जिससे एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस वजह से सीनियर्स धीरे धीरे कैचअप करने लगते हैं। वहीं ओनोडा भी अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। अंधेरा भी बढ़ चुका होता है और ज्यादा स्पीड में रेस करना खतरे से खाली नहीं था। ओनोडा बड़ी मुश्किल से नारुको और इमाइजुमी के साथ साइकिल चला पा रहा था। तभी अचानक से एक अनइवन रोड की वजह से ओनोडा थोड़ा स्लो हो जाता है और सीनियर्स ओनोडा तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर ओनोडा उनके साथ साइकिलिंग चलाने की कोशिश करता है, पर आखिर में ओनोडा पीछे रह जाता है। नारुको ओनोडा की मदद करने के लिए स्लो डाउन करता है, लेकिन इमाइजुमी कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग हार जाएंगे। इसके बाद भी नारुको ओनोडा पर ट्रस्ट करता है और याद करता है कि कैसे ओनोडा ने वेलकमिंग रेस के दौरान पीछे से आकर कैचअप किया था। ये ओनोडा की एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है जिस वजह से ओनोडा आसानी से चेस कर सकता है। टेसिमा अंधेरे में सोचता है कि चेसर्स के पास एडवांटेज है कि वो आसानी से आगे निकल सकते हैं, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो इमाइजुमी और नारुको को आगे से ओवरटेक कर सकता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ओनोडा भी उसे चेस कर सकता है। अचानक हम देखते हैं कि ओनोडा टेसिमा के पीछे आ जाता है। टेसिमा अयागी को स्पीड अप करने के लिए कहता है, लेकिन वो भी अपनी लिमिट पर था।
रेस खत्म होने में केवल 170 मीटर बचे थे और कोई भी आगे निकल सकता है। जैसे ही मेन सीनियर्स का ग्रुप ओनोडा के सामने आता है, वो सोचता है कि आगे निकलने के लिए उसे अपनी अप्रोच को चेंज करना ही होगा। हम देखते हैं कि सभी सीनियर्स ने ड्रॉप हैंडल बार्स पकड़े होते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो ओनोडा ने पहले ट्राई नहीं की थी। ओनोडा भी अपनी ग्रिप को चेंज करता है और अपना गियर को सेंटर फॉरवर्ड करता है, जिसके बाद ओनोडा सबके साथ बड़ी आसानी से कैचअप कर लेता है। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता और फाइनल 30 मीटर बचे होते हैं। लास्ट मिनट पर सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब नारुको लीड कर रहा था, जबकि इमाइजुमी और ओनोडा उसके पीछे होते हैं। फिनिश लाइन खत्म होने के बाद सीनियर्स वहीं पर गिर जाते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर अब भी राइड कर रहे थे। रेस अभी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अयागी और टेसिमा के पास रेस कंप्लीट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। सीनियर्स को देखकर टाडाकोरो समझ जाता है कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, पर अगर वो लोग अब कंटिन्यू करते हैं तो इससे उन्हें चोट लग सकती है। आगे दोनों लोगों का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें पता चलता है कि उनकी मसल पुल हो गई है, जिस वजह से दोनों लोग अब ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अब वो दोनों हाई स्कूल लीग में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। दोनों लोग खुद से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, पर वो अपने जूनियर से उनके लिए चैंपियनशिप जीतने के लिए कहते हैं। अब ट्रेनिंग कैंप के चौथे दिन बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद सभी को ऑल वेदर अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। दोपहर तक टाडाकोरो और किंजो 200 लैप्स कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि इमाइजुमी और नारुको 90 किलोमीटर पीछे होते हैं। दोपहर के 2:21 तक माकिशिमा अपनी पूरी प्रैक्टिस फिनिश कर लेता है और बाकी सभी सीनियर्स भी अपने सारे टास्क कंप्लीट कर चुके होते हैं। इमाइजुमी और नारुको दोनों अपने गोल को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ओनोडा बारिश की वजह से स्लिपरी कंडीशन में स्ट्रगल कर रहा था और उसकी बाइक का पेडल भी टूट जाता है, जिस वजह से ब्रोकन पेडल के साथ राइड करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब ओनोडा सिर्फ अपनी बाइक को पुश कर सकता है और डाउन हिल में राइड कर सकता है। इस वजह से ओनोडा की स्पीड भी कम हो जाती है। अब अगर ओनोडा आज 1000 किलोमीटर पूरे नहीं कर पाता तो उसे हाई स्कूल लीग में कम्पीट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। टेसिमा ओनोडा के पेडल प्रॉब्लम को नोटिस कर लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए नए पेडल्स और स्पेशलाइज्ड शूज भी लेकर आता है। आगे 5:40 तक इमाइजुमी और नारुको भी रेस फिनिश कर लेते हैं, जबकि ओनोडा अपने पेडल फिक्स करता है। टेसिमा ने अपने पेडल्स ओनोडा को दे दिए होते हैं, क्योंकि उसे ओनोडा में पोटेंशियल दिख रहा था और वो बिलीव करता है कि प्रोफेशनल गियर से ओनोडा की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, और रियल में ऐसा ही होता है। नए इक्विपमेंट की वजह से ओनोडा की स्पीड काफी बढ़ जाती है। नए इक्विपमेंट्स के साथ ओनोडा 11:51 तक 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद ओनोडा भी हाई स्कूल रेस के लिए क्वालिफाई कर जाता है। अब स्कूल वापस आकर सभी लोग अपनी छूटी हुई क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। ओनोडा ने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए होते हैं, जबकि किंजो को लगता है कि ओनोडा अभी हाई स्कूल लीग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि ओनोडा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जबकि सोहोकू को एक स्ट्रांग राइडर्स की जरूरत है। अब छूटी हुई क्लास में लास्ट फेस इंग्लिश का होता है। ओनोडा काफी दुखी था, क्योंकि किंजो ने उससे सिलेक्ट करने से मना कर दिया था और वो अगले साल ट्राई करने का प्लान बनाता है। लेकिन कोच ओनोडा को समझाते हुए कहता है कि तुम एक अच्छे राइडर हो, पर तुम्हें और स्ट्रांग बनने की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। ओनोडा की अनप्रेडिक्टेबिलिटी टीम के लिए काफी क्रूशियल होती है, इसीलिए कोच ओनोडा को टीम में शामिल करते हुए उसे टीम यूनिफॉर्म देते हैं। इसके साथ ही सोहोकू टीम फाइनली रेडी हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन हटाने के बाद इमाइजुमी और नारुको जल्दी ही ओनोडा से आगे निकल जाते हैं। हालांकि ऑफिशियल मेंबर बनने की वजह से ओनोडा बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। वो पॉसिबली हाई स्कूल लीग का आउटकम चेंज कर सकता है। ओनोडा के सीनियर्स उसके अनयूजुअल बिहेवियर को नोटिस कर लेते हैं। ओनोडा कमजोर फील करता है और लगभग गिरने ही वाला होता है, तभी किंजो आकर उसे बचा लेता है। किंजो ओनोडा को याद दिलाता है कि रोड रेसिंग एक टीम स्पोर्ट है और कोई भी अकेला सारा प्रेशर नहीं झेल सकता है। ये सुनकर ओनोडा क्विकली बेटर फील करने लगता है और रेस पर फोकस करता है। इसके बाद हम हकोने एकेडमी पर शिफ्ट होते हैं। वहां पर फर्स्ट ईयर मानामी और एक सेकंड ईयर कुरोडा के बीच रेस चल रही थी। कुरोडा एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर है जो किसी एज से कम नहीं है, जबकि मानामी एक फर्स्ट ईयर होता है और उसके अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल छिपा हुआ है। दोनों लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रेस कर रहे थे। कुरोडा पहले लीड ले लेता है और डाउनहिल फेस के दौरान काफी गैप क्रिएट कर लेता है। अब जैसे ही वो क्लाइंबिंग स्टेज पर पहुंचते हैं, मानामी कुरोडा को देख भी नहीं पा रहा होता है। इससे मानामी एस्टिमेट करता है कि कुरोडा उससे 1 या 2 मिनट आगे है। मानामी बचपन से ही बहुत कमजोर था, अपने दोस्तों की तुलना में साइकिलिंग में बहुत खराब था। हालांकि मानामी पेन के बावजूद भी साइकिलिंग पसंद करता था
और स्पेशली क्लाइंबिंग को एंजॉय करता था। बाद में साइकिलिंग से उसकी हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई और वो इजीली 6 मंजिल सीढ़ियां बिना किसी दिक्कत के क्लाइंब कर पा रहा था। देखते ही देखते मानामी सबको सरप्राइज कर देता है और कुरोडा के साथ कैचअप कर लेता है। दोनों लोग बीच में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तभी मानामी कुरोडा से कहता है कि वो उससे नेक्स्ट स्ट्रेट स्ट्रेच पर आगे निकल जाएगा। मानामी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मानामी विंड को बहुत अच्छी तरह से जज कर लेता है और एक हायर गियर शिफ्ट करके कुरोडा को पीछे छोड़ देता है। मानामी को आगे जाता हुआ देखकर कुरोडा का मोरल इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है और मानामी ये रेस जीत जाता है। मानामी की एबिलिटी को देखकर उसके सीनियर्स एकदम हैरान रह जाते हैं। मानामी को देखकर कैप्टन को लगता है कि इस साल मानामी की वजह से वो लोग जरूर जीत जाएंगे और कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर टाडाकोरो फर्स्ट ईयर को माकिशिमा के घर लेकर जाता है। वहां जाकर सभी को पता चलता है कि माकिशिमा बहुत ज्यादा अमीर है, जिसकी वजह से उन्हें माकिशिमा और ज्यादा हैंडसम लगने लगता है। वो सभी माकिशिमा के घर एक वीडियो देखने आए थे जो सरप्राइजिंगली हाकोने एकेडमी के बारे में है। सभी लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते हैं ताकि वो रास्तों को ठीक से समझ सके, क्योंकि इस बार रेस का वेन्यू हाकानो में होता है। हर साल हर स्कूल के पास 16 टीम मेंबर्स होते हैं। ओनोडा इस न्यूज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसने कभी भी प्रोफेशनल रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो अपनी टीम को जीतने में हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट देने की कसम खाता है। हालांकि माकिशिमा उसे समझाता है कि हमें स्टार्ट में पूरा जोर नहीं लगाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 3 डे हाई स्कूल लीग को पूरा नहीं कर पाएंगे। पिछले साल हाकोने के कैप्टन फुकोटोमी और किंजो ने खुद को बहुत हार्ड पुश किया था, जिसकी वजह से दोनों ही पूरी रेस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फुकोटोमी के फादर और ब्रदर दोनों ही प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं। उन्होंने बचपन से ही फुकोटोमी को ट्रेन किया है। इस वजह से फुकोटोमी हमेशा अकेला ही रेस करना पसंद करता है, जबकि किंजो टीम वर्क पर भरोसा करता है। पिछले साल रेस में किंजो लगातार फुकोटोमी का पीछा कर रहा था। अब सेकंड डे 80 किलोमीटर पूरे करने के बाद सिर्फ 30 किलोमीटर बचे होते हैं। फुकोटोमी अपनी लीड के बारे में काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और उसके पास अभी काफी एनर्जी बची होती है। किंजो भी लगातार फुकोटोमी से आगे निकलने की कोशिश करता है। हालांकि फुकोटोमी रेस को आसानी के साथ हैंडल कर रहा था, जबकि किंजो को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। किंजो अपनी थोड़ी सी एनर्जी बचा कर रखता है, जिससे वो रेस के अपहिल सेक्शन को आसानी से पार कर सके। वहीं फुकोटोमी लगातार सोच रहा होता है कि आखिर वो किंजो को पीछे क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, जिस वजह से फुकोटोमी रेस देने के लिए गियर शिफ्ट करता है। गियर शिफ्ट में गलती होने की वजह से किंजो को मौका मिल जाता है और किंजो फुकोटोमी को क्विकली ओवरटेक कर लेता है। फुकोटोमी किंजो को आगे निकलने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो किंजो को पीछे से पकड़ लेता है, जिस वजह से दोनों लोग आपस में क्रैश कर जाते हैं। अब फुकोटोमी के रेस से बाहर होने के बाद भी उसकी टीम दूसरे स्कूल्स के ऊपर अपनी लीड को कामयाब रखती है, जिस वजह से हाकोनो एकेडमी टॉप 3 में अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेती है। वहीं क्रैश होने के बाद किंजो रेस को पूरा खत्म करता है। फुकोटोमी जो इनिशियली सोचता था कि उसे टीममेट्स की जरूरत नहीं है, उन्हीं की वजह से उसका स्कूल चैंपियनशिप जीत पाया है। रेस के बाद फुकोटोमी सोहोकू टीम मेंबर से माफी मांगता है, जिस पर टाडाकोरो उसे एक जोरदार पंच देता है। फुकोटोमी अगले दिन भी रेस से विड्रॉ करने का प्लान बनाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि किंजो इंजर्ड होने के बाद भी अगले दिन रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो इससे वो शॉक रह जाता है। हाकोनो एकेडमी की तरह सोहोकू के पास सिर्फ एक ही रेस प्लेयर है, जो कि किंजो था। ये चीज फुकोटोमी पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। रेस के बाद फुकोटोमी किंजो से माफी मांगने के लिए चीबा तक ट्रेवल करता है, जिसके बाद फाइनली किंजो उसे माफ कर देता है। हम देखते हैं कि अब रेस वाला दिन आ चुका है। कुछ ही देर में रेस स्टार्ट होने वाली है। सभी टीम्स वेन्यू पर पहुंच गई होती हैं। ओनोडा इतनी बड़ी रेस को पहली बार देख रहा था। जब सभी को उनका नंबर दिया जाता है, तब टोडोकोरो उस नंबर का मतलब समझाता है। लास्ट डिजिट प्लेयर का नंबर होता है, जबकि बाकी के नंबर टीम की पिछले साल की रैंकिंग दिखाता है। सोहोकू ने पिछले साल बहुत खराब परफॉर्म किया था, जिस वजह से उनकी पूरी टीम का नंबर 170 से चालू होता है, जबकि लास्ट ईयर चैंपियन हाकोने का नंबर सिंगल डिजिट से शुरू होता है, जो कि उनकी डोमिनेंस को शो कर रहा था। ओनोडा नोटिस करता है कि हाकोनो एकेडमी के टीम से मानामी मिसिंग है, इसीलिए वो सोचता है कि शायद वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, पर बाद में पता चलता है कि मानामी हमेशा की तरह फिर से इस बार लेट था। मीनवाइल इमाइजुमी अपने राइवल मिडोसुजी को ढूंढ रहा था। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि मिडोसुजी स्टेज पर खड़े होकर हाकोने एकेडमी को चैलेंज करने में बिजी होता है। उसका बिहेवियर काफी इगोइस्ट होता है, जिससे इमाइजुमी को उनकी प्रीवियस एनकाउंटर की याद आ जाती है। इमाइजुमी मिडोसुजी से नफरत करता है, क्योंकि उसने
रेस के दौरान इमाइजुमी से झूठ बोला था कि उसकी मां गुजर गई है, जिस पर इमाइजुमी बिलीव कर लेता है और मौके का फायदा उठाकर मिडोसुजी आगे निकल जाता है और फाइनली रेस भी जीत जाता है। फुकुटोमी आकर मिडोसुजी को रोकता है और उसे समझाता है कि एक ट्रू साइकिलिस्ट अपने आप को स्किल के थ्रू प्रूव करता है। तभी वहां पर मिडोसुजी की टीम का कैप्टन इशिगाकी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रोड साइकिलिंग एक जेंटलमैन स्पोर्ट है और हमें ऐसे लो टैक्टिक्स यूज नहीं करने चाहिए। हालांकि मिडोसुजी बहुत ही एरोगेंट होता है और अपने सीनियर्स की बात को इग्नोर कर देता है। अब हाई स्कूल लीग स्टार्ट होने वाली होती है और सब राइडर्स अपने प्लेस पर आ जाते हैं, जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग टीममेट्स अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओनोडा रेस को लेकर काफी नर्वस होता है, जिस वजह से वो एक फ्लैट ग्राउंड पर गिर जाता है। बाद में केंजाकी ओनोडा को इनकरेज करता है, जिससे ओनोडा अपना कंपोजर वापस रीगेन कर लेता है। अब गन शॉट की आवाज के साथ रेस ऑफिशियली शुरू हो जाती है। फ्रंट टीम्स मूव करना शुरू हो जाती हैं। इमाइजुमी ओनोडा को समझाता है कि पहले 2 किलोमीटर परेड टाइम होता है, जहां सब स्लोली वॉक करेंगे। ये केवल इसीलिए है जिससे सभी लोग एक साथ रश ना करें, क्योंकि ये सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है। रियल रेस 2 किलोमीटर के बाद पार्क ओवर पास पर स्टार्ट होगी। पहला सेगमेंट ऑल फ्लैट टेरेन होता है, इसीलिए ओनोडा के पास साइन करने का ज्यादा खास मौका नहीं होता। हालांकि उसके पास अपनी एनर्जी को बचाकर 3 डे इवेंट के दौरान कैचअप करने का मौका होता है। वहीं नारुको ऑलरेडी इमेजिन कर रहा था कि वो तीनों फिनिश लाइन तक साथ में पहुंच गए हैं। तभी अचानक से हाकानो एकेडमी का मानामी ओनोडा के पास आता है और उसे अपकमिंग स्लोप्स पर रेस करने का चैलेंज देता है और साथ ही में ओनोडा को चीयर भी करता है, जिससे वो अर्लियर सेक्शन में पीछे न रहे। आगे लीड कार ओवर पास के नीचे पहुंच जाती है, जो सभी को स्पीड अप करने के लिए सिग्नल देती है। ये फ्लैट सेक्शन स्प्रिंटर अरीना होता है, जहां पर स्प्रिंटर्स को एक अच्छी पोजीशन सिक्योर करने में हेल्प मिलेगी। हालांकि शोकू स्प्रिंटर्स अपने स्पॉट्स को गिव अप करके इजी स्टार्ट करते हैं, जिससे उन्हें बाद में ओवरटेक करने में हेल्प मिलेगी। ये देखकर नारुको से रोका नहीं जाता, जबकि टाडाकोरो राइड मूवमेंट का वेट कर रहा होता है। जब फ्रंट राइडर्स पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि उनके पास इनफ डिस्टेंस है, तभी टाडाकोरो अपना चांस देखकर नारुको के साथ तेजी से आगे निकल जाता है। दूसरे स्कूल सोचते हैं कि सोहोकू टाडाकोरो को केवल विंड को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा है, जिससे नारुको खुद की एनर्जी बचा कर रख सके। लेकिन हम देखते हैं कि टाडाकोरो और नारुको दोनों ही आपस में बिना किसी स्ट्रेटजी के कम्पीट करने लगते हैं। एक फ्रंट राइडर काजामा सोहोकू को कैचअप करते हुए देखकर एक्सेलरेट करने का डिसाइड करता है, पर टाडाकोरो और नारुको दोनों इजीली उसे पीछे छोड़ देते हैं। इसी मूवमेंट पर किंजो ओनोडा को एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने टाडाकोरो और नारुको के साथ स्टार्ट करने के लिए क्यों कहा था। टाडाकोरो और नारुको दोनों ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। अगर हम दोनों को साथ में रखेंगे तो दोनों ही अपना बेस्ट देने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। जैसे ही नारुको और टाडाकोरो स्पीड अप करते हैं, हाकानो एकेडमी का स्प्रिंटर इजुमे आकर कैचअप कर लेता है। इजुमे की काफी मस्कुलर फिजिक होती है। जैसे ही वो आगे स्प्रिंट करने की कोशिश करता है, नारुको और टाडाकोरो भी तुरंत स्पीड अप करने लगते हैं। नारुको इजुमे के साथ कम्पीट करना चाहता है, लेकिन टाडाकोरो को कुछ ऑफ लग रहा था। इजुमे ने इतनी जल्दी उनके साथ कैचअप कर लिया था। ये उसकी स्किल को दिखा रही होती है और उसके बाद भी इजुमे ज्यादा फेमस नहीं है। इजुमे ने इस लीग के लिए खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया था और अब वो अपनी पावर दिखाने के लिए रेडी होता है। जैसे ही इजुमे फुल पावर से एक्सेलरेट करता है, नारुको और टाडाकोरो उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते, जबकि इजुमे लगातार स्पीड गेन करता रहता है। पहला चेक पॉइंट खत्म होने में केवल 1800 मीटर बचे होते हैं, जबकि नारुको और टाडाकोरो दोनों इजुमे से पीछे चल रहे थे। इसके बाद हम फुकुटोमी पर शिफ्ट होते हैं। फुकुटोमी खुद को स्लो डाउन करके किंजो के साथ ज्वाइन करता है। फुकुटोमी यहाँ पर किंजो को चैलेंज करने के लिए आया था। वो किंजो से कहता है कि अब वो पिछले साल के जैसे एरोगेंट नहीं है और कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। उसने 1 साल तक हार्ड ट्रेन किया है, जिससे वो किंजो को रेस ट्रैक पर हरा सके। उसकी टीम भी इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। वो किंजो को इस लीग में हराकर अपने पिछले साल की हार का बदला लेना चाहते हैं। फुकुटोमो किंजो को स्प्रिंटर इजुमे के बारे में बताता है और कहता है कि इजुमे ने खुद को हाई स्कूल कंपटीशन के लेवल पर ट्रेन किया है और नॉर्मल ट्रेंड कंपटीटर्स उसके सामने टिक भी नहीं सकते हैं। इसी मूवमेंट पर हम देखते हैं कि इजुमे नारुको और टाडाकोरो
टाडाकोरो तीनों फर्स्ट चेक पॉइंट से केवल 1 किलोमीटर दूर होते हैं। वो सभी एक स्ट्रॉन्ग विंड जोन पर एंटर करते हैं जहां पर तेज हवा चल रही होती है। डिफिकल्टी के बावजूद भी नारुको और टाडाकोरो ड्राफ्टिंग टैक्टिक्स यूज नहीं करते हैं जो कि उन्हें हेल्प कर सकती थी, पर इससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। इजुमे दोनों को चिढ़ाते हुए और ज्यादा पावर के साथ एक्सेलरेट करता है और आगे निकल जाता है। अब इजुमे के पास काफी टाइम होता है। वो याद करता है कि कैसे अपने फर्स्ट ईयर टीम में वो सबसे लास्ट आया था। उसका सीनियर शिनकाई उससे कहता है कि साइकिलिंग सिर्फ लेग्स यूज करने के ऊपर नहीं है, तुम्हें अपना खुद का वेपन ढूंढना होगा जिसे तुम दूसरों को हरा सको। इसके बाद शिनकाई इजुमे की फिजिक देखकर उसे मसल बिल्डअप करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया था। तब इजुमे रियलाइज करता है कि वो मसल्स बनाकर अपनी एबिलिटी को इनहेंस कर सकता है। जिसके बाद इजुमे बहुत मेहनत करता है और मसल बना लेता है, जिसके बाद वो हाई स्कूल लीग के लिए एक पावरफुल स्प्रिंटर भी बन जाता है। उसने सभी दूसरे रेसेस को इग्नोर कर दिया था और केवल हाई स्कूल लीग के लिए खुद को ट्रेन करने पर ध्यान दिया। हम देखते हैं कि नारुको, इजुमे और टाडाकोरो के अलावा दूसरे स्प्रिंटर्स जो कि पीछे हो गए थे, वो अपनी टीम्स के साथ जुड़ने के लिए स्लो डाउन हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये मुकाबला केवल टाडाकोरो, नारुको और इजुमे के बीच रह जाता है। इजुमे देखता है कि उसने नारुको और टाडाकोरो को पीछे छोड़ दिया है, पर वो जरा भी केयरलेस नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो फाइनल 700 मीटर कंप्लीट करने के बाद उन दोनों का मजाक उड़ाएगा। वहीं नारुको इजुमे को कैचअप करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। नारुको अपनी साइकिल से वेट कम करने के लिए पानी की बोतल्स भी फेंक देता है और अपनी शिफ्ट को अच्छे से क्लोज करके फुल पावर के साथ स्प्रिंट करना चालू करता है। नारुको अपने इस मूव को रॉकेट स्प्रिंट का नाम देता है। नारुको को फुल ट्राई करते हुए देखकर टाडाकोरो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आ जाता है और अपना किलर मूव यूज करने की तैयारी करता है। वो एक लंबी सांस लेकर बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर ले लेता है। हमें बताया जाता है कि टाडाकोरो की मैक्स लंग कैपेसिटी 8500 मिलीलीटर होती है। इतनी सारी ऑक्सीजन की वजह से टाडाकोरो फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। टाडाकोरो भी अपने इस मूव को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहता है। देखते ही देखते नारुको और टाडाकोरो इजुमे को पीछे छोड़ देते हैं। दोनों की रियल स्ट्रेंथ को देखकर इजुमे भी सीरियस हो जाता है। अब पहले चेक पॉइंट में केवल 400 मीटर बचे होते हैं। हम देखते हैं कि इजुमे अपनी चेस्ट का यूज करके खुद को आगे पुश कर रहा था। इजुमे ने खुद को इस लेवल तक ट्रेन किया होता है कि उसकी मसल्स बहुत सेंसिटिव हो चुकी होती हैं, पर इसका उसके ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन साइकिलिंग में ब्रेन नहीं बल्कि मसल्स काम करती है। इजुमे अब और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो टाडाकोरो और नारुको दोनों को ही फिर से पीछे छोड़ देता है। टाडाकोरो को पता था कि वो इजुमे को अपनी करंट स्पीड से कैचअप नहीं कर सकता। ऊपर से केवल 270 मीटर बचे होते हैं। टाडाकोरो अचानक नारुको को पूछता है कि तुम्हें इमाइजुमी के अलावा और किसने हराया है। इस पर नारुको अपने मिडिल स्कूल के दिन याद करता है जब सभी लोग उसके छोटे होने का मजाक उड़ाया करते थे और उसे दूसरों के जितना फास्ट साइकिल करने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। टाडाकोरो भी याद करता है कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पुअर स्टेमिना थी और हिल्स क्लाइंब करने में उसे बहुत डिफिकल्टी होती थी। इसलिए उसने अपनी स्प्रिंट्स को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि कोई भी उसे हरा ना सके। उसने अपने भाई से एक बात सीखी थी कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर से बाहर लाना है। अब तीनों राइडर्स साइड बाय साइड साइकिलिंग कर रहे होते हैं, पर इजुमे को लग रहा होता है कि उसके पास अभी भी बहुत समय है और वो एक सही टाइम का वेट कर रहा होता है। अचानक एक क्रिटिकल मोमेंट पर इतनी तेज हवा चलती है जिससे रोड पर रखे बैरियर बीच में आ जाते हैं। इजुमे तुरंत ही रिएक्ट करता है और आसानी से बैरियर को डॉज करते हुए आगे निकल जाता है। इजुमे अपनी मसल्स को इसके लिए शुक्रिया कहता है। हालांकि नारुको और टाडाकोरो बैरियर को डॉज करने का ट्राई भी नहीं करते और एकदम फुल स्पीड के साथ बैरियर को स्मैश करते हुए सीधी लाइन में आगे निकल जाते हैं। इससे दोनों को ही चोट लग जाती है, पर अब वो इजुमे से आगे निकल जाते हैं। आखिर में टाडाकोरो फिनिश लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है, जबकि इजुमे अपनी हार से एकदम टूट जाता है। इस तरह सुहोकू फर्स्ट ईयर चेक पॉइंट पर अपनी हार को जीत में बदल देती है और हाकानो एकेडमी को हरा देती है। और इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। दोस्तों, इसके कई सारे पार्ट्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसके अगले पार्ट को चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं।